नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2003 में आयोग द्वारा कराया गया पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यह देखेंगे कि इस पेपर में आयोग द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि 2003 और वर्तमान 2023 में काफ़ी अंतर है पेपरों में, लेकिन फिर भी रिवीजन की दृष्टि से यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। 1 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में ऊर्जा भी सम्मिलित है, यातायात भी सम्मिलित है, बैंक भी सम्मिलित है और अर्थात उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना में ऊर्जा, यातायात और बैंक तीनों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत प्रति व्यक्ति साक्षरता, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा तीन सूचकांक जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वह डी है। अगला प्रश्न 2 नंबर, भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन जो है वह वायु शक्ति है। वायु शक्ति बी ऑप्शन में दिया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में वायु शक्ति ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत वायु शक्ति का मतलब हुआ पवन ऊर्जा। बाकी जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ज्वार भाटा शक्ति, गैस उष्णता और सौर ऊर्जा जो है यह परंपरागत स्रोत के एग्जाम्पल हैं। तो सही आंसर ए है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता। तो मोड़ बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। मोड़ बिंदु पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। आरेख से देखने पता चलेगा। यह टोटल यूटिलिटी और यह मोड़ बिंदु है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता के बारे में देखना है। तो मोड़ बिंदु यह है, मोड़ बिंदु पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी या सर्वोच्च है। इसे ही नति परिवर्तन बिंदु इसको कहा जाता है। और बाकी जब TU अधिकतम होती है तो MU 0 होती है। तो मोड़ बिंदु पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर भिन्न भिन्न होंगे। यदि एक सीधी रेखा एक वक्र रेखीय मांग को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की मांग स्पर्श लोच भिन्न भिन्न होगी। सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। यह कथन किसका है? तो मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है जबकि मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। यह कथन JM केन्स का है। सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? तो आर्थिक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, उपयुक्त सभी। तो मौद्रिक लागत को आर्थिक लागत कहा जाता है। मौद्रिक लागत या आर्थिक लागत लेखांकन लागत से भिन्न होती है, क्योंकि लेखांकन लागत में केवल प्रत्यक्ष या व्यय सम्मिलित किया जाता है, जबकि आर्थिक या मौद्रिक लागत में इसके अतिरिक्त अव्यक्त लागत या सामान्य लाभ भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात आर्थिक या मौद्रिक लागत बराबर होता है लेखांकन लागत प्लस अव्यक्त लागत और प्लस सामान्य लाभ। तो आर्थिक लागत मौद्रिक लागत का हिस्सा है या आर्थिक लागत को मौद्रिक लागत कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, लियोनटिव विरोधाभास का संबंध है। तो लियोनटिव विरोधाभास का संबंध हेक्सर-ओलिन सिद्धांत से है। लियोनटिव द्वारा दिए गए हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुभविक अध्ययन से यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ कि यद्यपि USA पूंजी प्रधान देश है, फिर भी वह श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता है तथा पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? लियोनटिव विरोधाभास कहा गया। हेक्सर अपने सिद्धांत में बताते हैं कि हेक्सर-ओलिन की जो देश श्रम प्रधान है उन देशों को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए तथा पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन नहीं आयात करना चाहिए। और जो देश पूंजी प्रधान है उनको पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए तथा श्रम प्रधान वस्तुओं को अपने देश में मंगाना चाहिए। हेक्सर-ओलिन के इस सिद्धांत को लियोनटिव ने अपने सिद्धांत में बताया कि
यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पूंजी प्रधान देश है, फिर भी वह श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात तथा पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करता है। जबकि हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजी प्रधान देश है, तो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए और श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए, लेकिन उसके उल्टा कर रहा है, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के विपरीत हो रहा है अमेरिका में। इसलिए लियोनटिफ के हेक्सर-ओलिन के इस सिद्धांत का जो विरोधाभासी दृष्टिकोण है वह लियोनटिफ द्वारा अपने सिद्धांत में दिया गया। तो सही आंसर डी है 7 का। अगला है 8 नंबर प्रश्न है, एक सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत क्या है? एक मान्यता, एक यदि तब प्रतिस्थापन, एक परिकल्पना, एक प्रमाणिक परिकल्पना। तो विभिन्न निर्मित परिकल्पनाओं में से उस परिकल्पना को अधिमान देना चाहिए जो भविष्यवाणी करने योग्य हो कि क्या होने वाला है, जिससे यह निष्कर्ष निकल सके जो पूर्व में हो चुका है। तो एक सिद्धांत जो है क्या है? एक सिद्धांत जो है एक अप्रमाणिक परिकल्पना होती है। डी आंसर सही है। एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारक विषयक संबंध को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत के निर्माण के लिए सर्वप्रथम समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, फिर इसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। 5वें चरण में परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और 6ठे चरण में सिद्धांत का सत्यापन किया जाता है। तो यह भी कभी कभी पूछता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण के 6 सोपान को सही से लगाइए। तो सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर आंकड़ों का एकत्रण किया जाता है, फिर आंकड़ों का वर्गीकरण, फिर परिकल्पना का निर्माण और परिकल्पना का परीक्षण, फिर सिद्धांत का सत्यापन होता है। तो सिद्धांत जो है एक प्रमाणिक परिकल्पना है। एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को सत्यापित अथवा प्रमाणित किया जाता है, अतः सत्यापित अथवा प्रमाणित परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। तो सही आंसर जो है वह है डी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए यदि सीमांत उपयोगिता है। खाली स्थान भरिए यदि सीमांत उपयोगिता है। तो खाली स्थान सीमांत उपयोगिता वह स्थित है जब कुल उपयोगिता की अगली इकाई में वृद्धि की जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगा टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। तो इसमें सी सही हो जाएगा टोटल यूटिलिटी के हिसाब से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, गिब्सन वस्तुओं के लिए एंजेल वक्र धनात्मक ढाल वाली होती है, उदाग्र ढाल वाली होती है, क्षैतिज ढाल वाली होती है, ऋणात्मक होती है। तो गिब्सन वस्तुओं के लिए एंजेल वक्र ऋणात्मक ढाल वाली होती है, ऋणात्मक ढाल वाली होती है। डी आंसर सही है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, 1 2 3 करके दिया गया है। फिर मूल शर्तों के बारे में पूछा गया है कि किन बाजार की यह शर्तें हैं। सभी आर्थिक इकाइयां जैसे घरेलू फर्म साधनों के स्वामी इतनी छोटी होती हैं कि उनमें कोई मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता है। अगला है, साधनों की गतिशीलता पर तथा मूल्य पर कोई सामाजिक रोक नहीं होती है। अगला है 3 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ये 3 मूल शर्तें हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारिक की या एकाधिकारिक प्रतियोगिता की। तो सभी आर्थिक इकाइयां छोटी होती हैं कि उनमें कोई मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, लेकिन क्रेता और विक्रेता जो है समान रूप से मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। साधनों की गतिशीलता पर मूल्य का कोई सामाजिक साधन गतिशील होते हैं, यह भी सही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कह सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति है जहां पर क्रेता और विक्रेता समान रूप से विद्यमान होते हैं, साधनों की गतिशीलता तथा मूल्य पर सामाजिक रोक नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यह तीनों जो मूल शर्तें हैं वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या है, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन रिकार्डो का है। यह कथन रट जाना चाहिए क्योंकि कई पेपरों में पूछा गया है। रिकार्डो के अनुसार अनाज
का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। तो रिकार्डो ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, जब मुद्रा साख को सम्मिलित करते हुए उसकी पूर्ति उसके मांग की सापेक्ष इतने नीचे गिर जाती है, सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा संकुचन क्या होता है? जब मुद्रा की पूर्ति उसके मांग की तुलना में इतना नीचे गिर जाती है कि सामान्य रूप से वस्तुओं का मूल्य गिर जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति मुद्रा संकुचन की स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है। तो मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रकट अधिमान सिद्धांत है। प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है, जबकि तटस्थता वक्र निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिमान होता है और तभी वह उसे क्रय कर सकता है। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सामुदायिक तटस्थता वक्र परिचय कराता है देश की उत्पादन स्थिति से, देश की रुचि एवं मांग प्राथमिकता से, देश की उत्पादन परिस्थिति एवं रुचि दोनों से, ना तो देश की उत्पादन परिस्थिति और ना देश की रुचि से। तो सामुदायिक तटस्थता वक्र जो है 2 या 2 से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो इसमें कोई नहीं सही है, यह तटस्थता वक्र है। तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है। तो विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की जो है एडीए को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन को सुलभ ऋण की खिड़की कहा जाता है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इस संगठन के तहत इसके सदस्य देशों को आसान किस्तों पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सही आंसर जो है विश्व बैंक और आईडीए जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, जबकि आईएमएफ जो है वह अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए। तो सही आंसर बी है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं केवल स्वर्ण कोष, केवल डॉलर एवं पाउंड स्टर्लिन कोष, सभी मुद्राओं के कोष, वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सम्मिलित किए जा सकते हैं को सम्मिलित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वे सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सकें। इसके तहत स्वर्ण का भंडार, एसडीआर और डॉलर को शामिल किया जाता है। तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा। तो फर्म का संतुलन जो है उत्पादन के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, उत्पादन के तृतीय चरण में। तो फर्म का संतुलन जो है उत्पादन के द्वितीय चरण में स्थापित होगा। कोई भी विवेकपूर्ण उत्पादकता उस अवस्था में उत्पादन करेगा जहां स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन दोनों उसके पूर्ण शोषण कर लिया, उसने पूर्ण शोषण कर लिया और इस प्रकार कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है उत्पादन की द्वितीय अवस्था होती है। यह आरेख से जान सकते हैं उत्पादन की द्वितीय अवस्था कौन सी कहलाती है। तो यह फर्स्ट अवस्था, सेकेंड और थर्ड अवस्था जो है, या सेकेंड अवस्था उत्पादन की अच्छी या अनुकूलतम अवस्था यह अवस्था है। तो इस प्रकार से सही आंसर जो है बी सही है। 18 का 19 नंबर प्रश्न है, हाइक्चर तथा ओलिन के लिए सापेक्षिक वस्तुमूल्य तथा राष्ट्रों के व्यापार में अंतर का प्रमुख कारण निम्न में से किस अंतर से होता है? उत्पादन लागत, तकनीक की रुचि, मांग एवं दशाएं। तो हाइक्चर ओलिन के लिए सापेक्षिक वस्तुमूल्य तथा राष्ट्रों के व्यापार में अंतर का मुख्य कारण जो है वह उत्पादन लागत में अंतर के कारण होता है। सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी। तो ब्रेटन वुड व्यवस्था क्या थी? स्वर्ण प्रमाप, लचीली विनिमय दर, स्वर्ण विनिमय प्रमाप, उपरोक्त कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड व्यवस्था जो है स्वर्ण विनिमय व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। सही आंसर सी है। अगला, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। सही आंसर ए है 21 नंबर प्रश्न का। अगला 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? तो 2003 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों में सबसे ज़्यादा लाभ जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्जित कर रहा है। सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास एवं समस्याओं से है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रोफेसर एच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को वर्णित करते हैं। तो प्रोफेसर एच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को समृद्धि प्रभाव के रूप में
वर्णित करते हैं। समृद्धि प्रभाव बी आंसर सही है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म साम्य तभी होगी जब क्या होगा, MR बराबर MC होगा। सही आंसर बी है। विभिन्न बाजारों में संतुलन की स्थिति, या पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार में और एकाधिकारी प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति दिखाई गई है। पूर्ण प्रतियोगिता में जब संतुलन होता है, जब क्या होता है, कीमत MR MC AC सब बराबर होते हैं। एकाधिकार में कब संतुलन होगा, जब MR और MC बराबर होंगे, या P कम होगा MC से, या MC बराबर होगा AC से। और एकाधिकार में MR बराबर MC और AR कम होगा MC से, तब एकाधिकारी प्रतियोगिता में संतुलन होगा। तो यहाँ एकाधिकारी प्रतियोगिता में संतुलन पूछा गया है, तो MR बराबर MC जब होगा तब एकाधिकार में संतुलन, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट की जब बराबर होगी तब एकाधिकार में संतुलन दिखाया गया। तो 24 का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, खुले बाजार की कार्यवाही का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। एक राजकीय युक्ति के रूप में जो सरकारी उधार राशि की सहायता करता है। बी या 2 नंबर, एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो कि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को नियंत्रित करता है। तो यही सही है। बाकी 3 नंबर क्या है, एक युक्ति के रूप में जो व्यापार की असाधारण प्रवृत्तियों में संकुचन करता है। एक यंत्र के रूप में जो भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन से और व्यापार से कोई इसका संबंध ही नहीं है। और यह राजकीय युक्ति जो है यह मौद्रिक नीति होगी, और खुले बाजार की राजकोषीय नीति हो जाएगी। राजकीय खुले बाजार की क्रिया जो है एक मौद्रिक नीति के तहत ऐसा रूप है जो प्रचलन में मुद्रा की मात्रा या व्यापारिक बैंकों की नकद कोष को नियंत्रित करता है। खुले बाजार की क्रियाएं RBI द्वारा साख नियंत्रण का एक प्रमुख तरीका है। 25 का सही आंसर बी है, सेकंड है। अगला है सही आंसर, अगला है क्वेश्चन नंबर, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है। किस विवरण से, राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण से। तो राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण, सही आंसर सी है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, एक संकुचन तकनीक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के गिरावट में एक रूपता लाने के लिए। तो संकुचन तकनीक जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के गिरावट में एक रूपता लाने के लिए सही है। क्या है, व्याख्या में देख लेते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अनेक उत्पादक इकाइयाँ उत्पादन क्रियाओं में भाग लेती हैं तथा कुछ वस्तुओं तथा कुछ सेवाओं का उत्पादन करती हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समाज में बचत की औसत दर 10% हो, कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 हो तथा जनसंख्या वृद्धि दर 1% है, तो अर्थव्यवस्था के लिए साधारण समृद्धि दर क्या होगी। तो अर्थव्यवस्था में साधारण समृद्धि जी बराबर हो जाएगा S/CR, तो 10/4 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और विकास दर के लिए इसमें से 1 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। सही आंसर 28 का ए है। अगला है, उनके चित्र में किस कर प्रणाली को बताया गया है। तो इस चित्र में जो है यह प्रगतिशील कर प्रणाली है, फिर अनुपातिक कर प्रणाली है। तो प्रगतिशील और अनुपातिक कर प्रणाली जब होती है तो उसे अधोगामी कर प्रणाली कहा जाता है। अधोगामी कर प्रणाली सी ऑप्शन में दिया गया है। अधोगामी कर प्रणाली प्रगतिशील और आनुपातिक कर का मिश्रण होती है। इसमें कर की दर की वृद्धि दर बहुत तेज़ी से होती है, जिससे उच्च आय अर्जित करने वाले बहुत त्याग करते हैं। और आय कर जो है अधोगामी कर का एग्जाम्पल है। आय कर में अधोगामी कर से टैक्स या कर लिया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न चित्र में कर की राशि की माप किससे की जा सकती है। तो देखते हैं चित्र में। तो यह चित्र है, इसमें पूछ रहा है कर की राशि की माप किससे की जा सकती है। तो कर की राशि की माप डी से की जा सकती है। डी वक्र मान लेते हैं, यहाँ डी है। एस वक्र से की जा सकती है। तो इसमें एस वक्र एवं वक्र की दूरी से की जाती है, जिससे सही आंसर डी है। अगला है 31 नंबर, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। यहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही हैं। और सी, यह देश लोहा तथा इस्पात दोनों का निर्यात करता है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यह देश जो है यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। सही आंसर सी है। अगला 32 नंबर प्रश्न है,
32 नंबर क्या है? जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं, उससे उसे संबंधित समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है। जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं, उसके बाद क्या होता है? संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकारों को भेज देती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को नीचे से नियोजन कहा जाता है। नीचे से नियोजन का मतलब व्यक्तिगत उत्पादक इकाइयों द्वारा योजना बनाना, फिर संबंधित समूहों के पास योजना भेजना, फिर राज्य सरकार के पास और अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार के पास योजना भेजना। इस प्रक्रिया को नीचे से नियोजन के रूप में जाना जाता है। सही आंसर बी है। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 1999-2000 में किया गया। सही आंसर 2000 कह सकते हैं। अन्नपूर्णा योजना जो है गरीब एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के सहयोग से 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? इंदिरा विकास पत्र का, किसान विकास पत्र का, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का, ट्रेजरी बिल का। तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का जो है भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान जो है जिससे सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, इसका जो है भुगतान जो जिस कंपनी का शेयर होता है उस कंपनी द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर 34 का सी है। अगला 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भूमि की उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति जो है पूर्णतः बेलोचदार होती है। सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह कथन जो है किसका है? आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं से उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि होना यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। ठीक है, यह डिवीजनवरी का कथन है। डिवीजनवरी के अनुसार विकासशील देशों में लोगों के उपभोग में वृद्धि का प्रमुख कारण प्रदर्शन है। यहाँ के लोग अपने से अमीर लोगों के उपभोग से प्रभावित होते हैं, जिसमें डिवीजनवरी ने अपने उपभोग की परिकल्पना में प्रदर्शन प्रभाव का प्रयोग किया है या रेशियो प्रभाव का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हैरड विकास प्रारूप यह संकेत देता है कि विकास संबंधित है प्रत्यक्ष रूप से बचत से तथा अनुपात के विलोम से। तो हैरड डोमर का विकास प्रारूप जो है प्रत्यक्ष रूप से बचत से तथा अनुपात के विलोम से संबंधित है। तो सही आंसर ये है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, गुन्नार मिडल हैं। तो गुन्नार मिडल जो है एक स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं। गुन्नार मिडल ने विकासशील देशों के संबंध में बैकवास प्रभाव की व्याख्या की थी और यह स्वीडन अर्थशास्त्री हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह एशियन ड्रामा है। तो एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह गुन्नार मिडल की है। सही आंसर जो है सी है, क्योंकि स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं। अगला, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो अधिकाधिक सुरक्षा के लिए केंद्र से दूसरे देशों को हस्तांतरित होती है। नहीं। एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है। नहीं। देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगी। एक हॉट मनी या गर्म मुद्रा या कोई नहीं होगा। हॉट मनी या गर्म मुद्रा उस विदेशी मुद्रा को कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। वह जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं पलायन कर जाती। तो सही आंसर जो है डी है। अगला प्रश्न है, गत वर्ष में विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विनिमय दर व्यवस्था को मोटे तौर पर स्वतंत्र परिवर्तनशील दर से लेकर एक मध्यम मुद्रा में अपरिवर्तनीय दर से टाकने के दर से भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया? तो भारत ने जो है स्वतंत्र परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया था। स्वतंत्र परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली का मतलब ए आंसर सही है। जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा हो तो इसे स्वतंत्र ऋण कहते हैं। जब विनिमय दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही हो तो
कुछ मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा हो, पर कुछ स्थितियों में केंद्रीय बैंक या बहुत अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय के क्रय तथा विक्रय द्वारा हस्तक्षेप कर हो तो इसे प्रबंधित ऋण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ए है 40 का। अगला 41 नंबर प्रश्न है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है टाँकने। तो विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ का मतलब हुआ मुद्रा का अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा का अधिमूल्यन, निर्यात बढ़ाना। तो विनिमय दर को ऊंचा रखने का मतलब मुद्रा का अधिमूल्यन। सही आंसर सी है। किसी देश में विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है अधिमूल्यन या विनिमय दर को नीचा रखने का अर्थ है अवमूल्यन। विनिमय दर को ऊंचा रखने का मतलब अधिमूल्यन और नीचा रखने का अवमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब हुआ किसी देश की मुद्रा के विनिमय दर को ऊंचा रखना, और अवमूल्यन का मतलब हुआ किसी देश की मुद्रा दर को नीचा करना। अगला 42 नंबर प्रश्न है, जब भारत जननांगी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी, उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी, उसकी मृत्यु दर शून्य हो जाएगी, शुद्ध देशांतर शून्य हो जाएगा। तो जब भारत जननांगी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। सही आंसर बी है। सीपी ब्लेकर जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ऊंची होती हैं। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में दर का ऊंचा बना रहना, जिससे विस्फोट जनसंख्या की अवस्था माना जाता है। तो विस्फोट जनसंख्या की अवस्था द्वितीय अवस्था को माना जाता है, जिसमें क्या होता है जन्म दर की कमी आती है और मृत्यु दर में कमी आती है और जन्म दर ऊंचा बना रहता है। तो उससे क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, जन्म दर कम होगी, जन्म दर ज़्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी, और ऐसी अवस्था द्वितीय अवस्था होती है। और द्वितीय अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा तेज़ी से गिरावट आती है। चौथी अवस्था में जन्म दर बहुत तेज़ी से गिरे और यहाँ तक कि मृत्यु दर जन्म दर से ऊँची हो जाए तो उसे चौथी अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है और आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र में खाली स्थान भरिए। तो आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का मतलब हुआ m बराबर a माइनस o अपान o। तो इसमें हाँ a माइनस ए अपान ओ हो जाएगा, तो सही आंसर ओ भरा जाएगा, ए हो जाएगा। तो सही आंसर जिसमें m ये जो है आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें m जो है कुछ समंजन की मात्रा अथवा अनुचित अनुपात है। m जो है अनुचित अनुपात दर्शाता है, a वास्तविक जनसंख्या और o सर्वोत्तम जनसंख्या की बात करता है। यह जो है सूत्र पैरेटो द्वारा दिया गया था, m बराबर a माइनस ओ अपान ओ। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 43 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2004 में आयोग द्वारा पूछे गए थे और यह प्रश्न रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से यह जानने को मिलता है कि आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न टीजीटी की परीक्षाओं में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए और क्या पूछे जाने की संभावना है। तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।